तो लास्ट क्लास में हम लोग कार्बीन के बारे में पढ़ रहे थे और अब उसके रिएक्शंस के बारे में देखा जाए। ठीक है, चलो। तो कार्बीन हम लोगों ने पढ़ा था कि दो तरह का होता है ना। एक होता है सिंगलेट टाइप और एक होता है ट्रिपलेट टाइप। तो सिंगलेट टाइप का जो रिएक्शन है, जो शेप है, जो स्ट्रक्चर है, जो उसकी प्रॉपर्टीज़ है, वो सारी हम लोगों ने टेबुलेटेड की थी और उसी तरह से ट्रिपलेट टाइप की भी की थी। तो सिंगलेट टाइप का जो कार्बीन है उसके पास एक वेकेंट पी ऑर्बिटल होता है। ठीक है, तो उसका रिएक्शन मोर और लेस इलेक्ट्रोफाइल की तरह होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल्स भी हम लोग जानते हैं कि उसका जो रिएक्शन होता है वो उसके पास इलेक्ट्रोफाइल के पास भी वेकेंट ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है ना। और जो ट्रिपलेट है उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल नहीं होता, उसके पास दो ऑर्बिटल ऐसे होते हैं जिनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, एज सिमिलर टू रेडिकल्स। तो उसके जो रिएक्शन होते हैं वो रेडिकल टाइप के होते हैं। ठीक है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, मज़ेदार बात है, जिसकी वजह से दोनों का जो रिएक्शन का नेचर है वो चेंज हो जाता है। ठीक है ना। तो उससे पहले हम लोग एक बात कर लें। अगर हम लोग स्टेबिलिटी की बात करें तो जो ट्रिपलेट टाइप का कार्बीन होता है उसकी स्टेबिलिटी सिंगलेट टाइप के कार्बीन से ज़्यादा होती है। मतलब इधर से इधर जाने पर स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ने लगती है। ठीक है, क्योंकि इसके पास दोनों अनपेयर्ड ऑर्बिटल हैं और इसके पास एक पेयरिंग हो गई है। ठीक है, तो आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कि किसी हाइब्रिड ऑर्बिटल में पेयरिंग कराने के लिए हम लोग को एक एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी। ठीक है ना। तो यहाँ पर बेसिकली वो एक पेयरिंग एनर्जी देना पड़ा है। ठीक है, तो इस वजह से सिंगलेट इज़ मोर ट्रिपलेट इज़ मोर स्टेबल देन सिंगलेट। फिलहाल आप इतना ध्यान रखिए, है ना। ये हम लोग ये एक प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग देखते हैं डी एंड एफ ऑर्बिटल, डी एंड एफ ब्लॉक में, है ना, कि किस तरह से जो जितना पेयरिंग कराते जाते हैं तो साइज़ बढ़ता चला जाता है ना। जैसे स्कैंडियम से साइज़ पहले घटता है आयरन तक, फिर आयरन के बाद जिंक तक बढ़ता है, और उसका मेन वजह जो होता है वो पेयरिंग ही होता है। क्योंकि जब हम लोग पेयरिंग कराते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होने लगता है एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन के होने की वजह से, है ना। तो इस वजह से तो लगभग वही कॉन्सेप्ट है, बट फिलहाल उस कॉन्सेप्ट को कि क्यों जो ये ज़्यादा स्टेबल है और ये कम स्टेबल है, फ़िलहाल उस कॉन्सेप्ट को ठंडे बस्ते में डालिए। डी एंड एफ ब्लॉक हम लोग जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग इसकी बात एक बार कर लेंगे, और सेम लॉजिक यहाँ भी एप्लीकेबल है। ठीक है ना। चलिए, तो अब उसका रिएक्शन देखा जाए ना। तो एडिशन ऑफ कार्बीन हम लोगों ने हेडिंग किया था, बोलो भाई, है ना, एडिशन ऑफ कार्बीन। तो इसको नोट कर लीजिए और फिर एडिशन ऑफ कार्बीन में ही आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो एडिशन ऑफ कार्बीन में हम लोग पहला पार्ट कर रहे हैं, एडिशन ऑफ, है ना, सिंगलेट कार्बीन। सिंगलेट कार्बीन, सिंगलेट कार्बीन का मतलब समझ रहे हैं, मतलब ऐसा। ठीक है ना, पेयर वाला। ठीक, तो देखो इसमें क्या है, सिंपल है कि जैसे मान लो ऐसा हम लोगों ने एक एल्कीन ले लिया और इसमें आपको या तो सिंपली सिंगलेट कार्बीन लिखा रहेगा, है ना, या कैसा लिखा रहेगा, CH2N2H लिखा रहेगा। तो इसका मतलब इससे भी हम लोग जानते हैं कि क्या बनता है, सिंगलेट कार्बीन बनता है। तो इससे सिंगलेट कार्बीन बन जाएगा, और फिर सिंगलेट कार्बीन जो है वो अगर आप ध्यान से देखें तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। क्या, एक sp2 में पेयर्ड ऑर्बिटल होते हैं और एक वेकेंट p ऑर्बिटल होता है। पढ़े थे लास्ट क्लास में हम लोग, है ना। ये बात तो समझ में आ रही है, ये पढ़े थे इसका स्ट्रक्चर हम लोग ऐसा। H को हमने एक बार में लिख दिया है, लेकिन आप H वैसा भी मान सकते हो, है ना। हम लोग पूरा स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, चलो बना देते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। तो ऐसा है, मान लो ना, ये अपना वेकेंट p ऑर्बिटल है और एक sp2 में पेयर्ड है। तो क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये एक्ट कर रहा है यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल की तरह, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ है। और अगर ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ है
तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहेगा। ये मत देखो कि सर इसके पास लोन पेयर भी तो है ना, देखो लोन पेयर दिखाई दे रहा है सबको, है ना। इसके sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है। बोले सर ये इलेक्ट्रॉन देना भी तो चाहता है। देना क्यों चाहेगा भाई, जब उसके पास खुद ही ऑक्टेट पूरा नहीं है तो, है ना। तो पहले वो एक्सेप्ट करना चाहेगा, अगर उसको एक्सेप्ट हो गया तब वो ये इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है। आई कहानी समझ में। तो ये एक इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का अपना, है ना, कार्बीन है। अब देखो ये पाई बॉन्ड जो है ये न्यूक्लियोफाइल होता है, अपने सबको पता है। तो सेम उसी तरह समझो कि ये पाई बॉन्ड ऐसा टूट गया, ये नेगेटिव आ गया, ये पॉजिटिव आ गया, और ये नेगेटिव चार्ज इसके वेकेंट p ऑर्बिटल जो इसके पास है इसमें इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट कर दिया। जब इसको ये कोऑर्डिनेट कर दिया तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। भाई 6 थे और ये जो नेगेटिव चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन जब कोऑर्डिनेट करेगा तो ये 2 भी इसमें भी जुड़ाएगा, बोलो। तो इसका मतलब इसके पास 8 हो गए, और इस पे प्लस चार्ज है, इस पर लोन पेयर है, तो ये इसको भी इलेक्ट्रॉन इमीडिएटली उसी स्टेप में, है ना, ये कार्बन इसको इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट कर देगा। ठीक जो ब्रोमिनेशन वाला याद करो कि ब्रोमीन के पास वेकेंट ऑर्बिटल होता था तो उस पर अटैक करता था, और ब्रोमीन के पास लोन पेयर भी होता था तो वापस उस पर अटैक कर देता था। याद आ रही है बात। तो ये दोनों स्टेप होते हैं क्या, एक साथ, ठीक है। तो एक साथ ये दोनों स्टेप हो रहे होंगे, तो बीच में एक ऐसा ट्रांजिशन स्टेट सा बनता है जिसमें ये वाला पाई बॉन्ड क्या हो रहा होगा, टूट रहा होगा। ये CH2 होगा, एक बॉन्ड इस कार्बन से इसका बन रहा होगा, और एक बॉन्ड इस कार्बन से इसका बन रहा होगा, है ना। तो ये एक ऐसा ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देगा, है ना, जो कि साइक्लिक नेचर का है। आ रही है ना बात समझ में। पहली बार नहीं पढ़ रहे हम लोग, ये कई बार हो चुका है, ठीक है। फिर जो बॉन्ड टूट रहा था वो टूट जाएगा, और जो बॉन्ड बन रहा था वो बॉन्ड बन जाएगा। मतलब यहाँ पर ऐसा CH2 आ जाएगा, ठीक है। ये बस सिंपल सा रिएक्शन है। तो एक 3 मेंबर्ड रिंग बन गया है, ठीक है। अब देखो एक चीज़, एक अगर हम लोग इसके स्टीरियोकेमिस्ट्री पर बात करें तो यार देखो, ये जो पाई बॉन्ड है और ये जो CH2 है, ये इस पाई बॉन्ड पर ही अटैक कर रहा है, क्योंकि ये पाई बॉन्ड ही न्यूक्लियोफिलिक है। तो ये या तो इस मॉलिक्यूल पे ऊपर से अटैक करेगा, या इस मॉलिक्यूल पे नीचे से, इस पाई बॉन्ड पे नीचे से अटैक करेगा। समझ में आ रही बात, मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। ये जो एल्कीन है ना, वो एल्कीन जो है वो बोर्ड के प्लेन पे रखा है, मान लो ऐसा। तो इसका p ऑर्बिटल कैसा होगा, दोनों बाहर की तरफ होंगे और अंदर की तरफ होंगे। तो ये जो कार्बीन है बेसिकली इसी p ऑर्बिटल के साथ ही तो बॉन्ड बना रहा है, क्योंकि पाई बॉन्ड टूट रहा है मतलब p ऑर्बिटल ही इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। तो जब ये ऊपर से आएगा, है ना, तो ये जो p ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस p ऑर्बिटल में चला जाएगा। मतलब दोनों p ऑर्बिटल में इस कार्बन का बॉन्ड सेम साइड से ही बनेगा, सेम साइड से, बोलो भाई, है ना। क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ये एक p ऑर्बिटल जो है, इधर ध्यान दीजिए, ऐसा एक p ऑर्बिटल है वो कार्बन को इधर से बॉन्ड बनाए, और जो कार्बन के पास लोन पेयर है वो घूम के आके पीछे से बॉन्ड बनाए। ऐसा तो नहीं पॉसिबल है ना, क्योंकि 3 मेंबर्ड ही रिंग है, दिख रही है ना बात समझ में। तो हमेशा सामने से ही बॉन्ड बनेगा। तो मतलब ये जो इसका इस पाई बॉन्ड पर अटैक हो रहा है वो सिन एडिशन हुआ, सिन एडिशन हुआ। तो अपना सारा फॉर्मूला लग गया, CSM और TSR लग गया वो वाला फॉर्मूला, ठीक है ना। ठीक वैसा ही तो स्टीरियोकेमिस्ट्री जो है, अगर हम लोग बात करें तो स्टीरियोकेमिस्ट्री हम लोग बोलेंगे सिन एडिशन। क्या भाई, सिन एडिशन, ठीक है। तो ये बन गया, है ना। मतलब अगर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे देखें, मान लीजिए अगर अपने पास एक सिस 2 ब्यूटीन है और इसमें अगर लिख दिया है CH2N2 हीट, और ऐसा लिख दिया है, तो यहाँ से प्रोड्यूस होगा कौन, CH2 सिंगलेट कार्बिन, और ये सिंगलेट कार्बिन अबव अगर जुड़ जाएगा तो ये दोनों पीछे चले जाएंगे। मतलब ऐसा कुछ बनता दिखाई देगा। देखो तो ये दोनों मिथाइल जो हैं वो एक तरफ आएंगे, या तो ऐसा बनेगा, या अगर ये पीछे से जुड़ेगा तो दोनों अपोजिट साइड आएंगे, है ना। कहानी आ रही है समझ में। और ये दोनों सेम है ना। मतलब अगर मैं इसको उठा के पलट दूँ तो ये बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल हो रहा है, CSM, सिस सिन मीज़ो। ये मीज़ो क्यों है भाई, क्योंकि इसके पास
प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना, चाहे ये, तो ये कोई अलग से मॉलिक्यूल नहीं बना, ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल सेम है, ठीक है, तो इसलिए एक बनेगा मीजोफॉर्म, ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से, ठीक है, सिंपल सी बात है। क्लियर करें अब? तो अगर आप देखो पिछले कुछ क्लासेस में हम लोगों ने जो भी रिएक्शन पढ़े हैं उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री जो है वो अब कोई नई नहीं आ रही है, अब वो सेम टाइप की स्टीरियोकेमिस्ट्री है, या तो भाई सिन एडिशन होगा या एंटी एडिशन होगा। सिन होगा तो दोनों सेम साइड आएंगे, एंटी होगा तो दोनों अपोजिट साइड आएंगे, और यही अब पूरे ऑर्गेनिक में चलेगा, तो कोई नई बात नहीं है। और ये इतनी बार हम लोग कर लेंगे, है ना, कि नींद में भी उठा के कोई आपसे पूछ ले तो आप बड़े आसानी से आंसर कर दोगे स्टीरियोकेमिस्ट्री का, ठीक है। अब जैसे मान लो अगर हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखें, मान लो हमने ले लिया है ट्रांस टू ब्यूटीन, ठीक है, ये ट्रांस फॉर्म ले लिया है, और इस ट्रांस फॉर्म में मान लो हम लोग सिंगलेट कार्बीन का एडिशन करा रहे हैं, ठीक है, तो ये इधर से जुड़ेगा या पीछे से जुड़ेगा, तो एक आगे एक पीछे जाएगा। बोलो भाई, लास्ट क्लास में समझाया था ये बात, है ना, तो ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा, है ना, मतलब अगर ट्रांस में सिन एडिशन हो रहा है तो TSR, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको। अब बार बार इमेजिन करने की जरूरत नहीं है, इमेजिन जहाँ करवाना था, जितना करवाना था हम लोगों ने कर लिया है ना, और अब उसको रेप्लिकेट, उसका फ़ायदा उठाया जाए, है ना। आप चाहो तो इसको इमेजिन भी कर सकते हो, आप आराम से घर पे करो, लेकिन हम लोग एज अ लेक्चर में हम लोग इस पर अब ज़्यादा टाइम यहाँ नहीं देना चाह रहे हैं, क्योंकि ये बात हम लोगों ने कई बार कर ली है, ठीक है ना, और हम ये समझते हैं कि आप ये बात अच्छी तरह से समझ गए हो। अगर किसी को दिक्कत है तो वो आप अलग से पूछ सकते हो और घर पे इमेजिन कर सकते हो ये कैसे बना सर, ठीक है, तो इसको इमेजिन करिए जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। वैसे हम लोग फॉर्मूले से अब काम चला लेंगे, ठीक है। तो TSR, और ये दोनों सेम नहीं है, दिख रहा है सबको, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर ऐसा मिरर रख दूँ तो ये इसका मिरर इमेज है और इसके पास कोई POS नहीं है, तो ये दोनों एनेंशियोमर्स बने, ये दोनों एनेंशियोमर्स बने, मतलब नेट सॉल्यूशन इज रेसमिक मिक्सचर। आई इतनी कहानी समझ में? तो नीचे एक नोट करके पॉइंट, इसको लिखने के बाद, है ना, नीचे एक नोट करके पॉइंट लिख लो, लिखिए, है ना, एडिशन ऑफ सिंगलेट कार्बीन, एडिशन ऑफ सिंगलेट कार्बीन is an example of stereospecific reaction. Addition of singlet carbene is an example of stereospecific reaction. ना stereospecific reaction याद है क्या होता था कि अगर एक स्टीरियो आइसोमर पर, है ना, अगर रिएक्शन हो, अगर वो प्रोड्यूस करे, अगर एक ही स्टीरियो आइसोमर प्रोड्यूस करे तो उसको बोलते हैं हम लोग एक्सक्लूसिवली एक, है ना, एक या एक सेट। जैसे इसमें ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म ही प्रोड्यूस हो रहे हैं, मीजो फॉर्म नहीं प्रोड्यूस होगा, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन, है ना। जैसे हाइड्रोजनेशन था स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन, याद आ रही है बात, इपॉक्सीडेशन था स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन, क्लियर। तो ये हो गया। अब देखो एक आध और क्वेश्चन कर लो, तो जैसे मान लो अगर ऐसा ले लिया हम लोगों ने और इसमें, है ना, CH2 सिंगलेट है, जरूरी नहीं कि सिंगलेट लिखा हो, ऐसा बना होगा तो आप सिंगलेट समझ लेंगे क्या। ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट लिख दो, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स और रिलेशन। हो गया होगा, ठीक। तो या तो इस पाई बॉन्ड पे ये अबो जुड़ेगा या बिलो जुड़ेगा, और इस मिथाइल पे रिएक्शन नहीं हो रहा है तो मिथाइल ऐसा ही रहेगा,
बोलो क्लियर हुई बात। तो ये मिथाइल हमने अबव बना दिया, और ये जो रिंग है 3 मेंबर्ड, या तो ये अबव बनेगी और या ये बिलो बनेगी। बोलो भाई, समझ के बात ना। तो या तो ये CH2 ऐसे ऊपर से जुड़ेगा, तो ये मिथाइल भी ऊपर है और ये CH2 भी ऊपर ही आएगा, और या ये CH2 इस पाई बॉन्ड पर, जो यहाँ पाई बॉन्ड था उसमें पीछे से जुड़ेगा, तो ये मिथाइल अबव है और ये पीछे जाएगा, है ना। यहाँ CH2 भी लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी काम चलेगा, वहाँ पे कुछ नहीं है तो कार्बन ही है ना। तो ये दोनों बने अपने, ठीक है। और इसके पास, इन दोनों के पास कोई POS COS नहीं है, दिख रहा है ना। अगर ऐसे काटेंगे तो इसका उल्टा यहाँ नहीं मिल रहा, अगर ऐसे काटेंगे तो मिथाइल का उल्टा यहाँ नहीं मिल रहा, और COS तो नहीं है, दिखाई दे रहा है। उसी तरह से इसके पास भी मॉलिक्यूलर प्लेन भी नहीं है, अगर मॉलिक्यूल से काटोगे तो मिथाइल अबव आएगा, ये अबव आएगा, इसके पीछे कुछ नहीं मिलेगा, मतलब इसके पास कोई POS COS नहीं है, इसके पास भी कोई POS COS नहीं है। ये कार्बन कायरल है, ये कार्बन कायरल है, और ये कार्बन कायरल है, दिख रहा है ना। चारों वैलेंसी अलग अलग है, यहाँ पर भी चारों वैलेंसी अलग अलग है यहाँ पर भी। तो इसके पास 3 कायरल सेंटर है, कोई POS COS नहीं है, तो ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव हुआ, ये मॉलिक्यूल भी ऑप्टिकली एक्टिव हुआ। अब तो 2 प्रोडक्ट बने, ये बात सबको समझ में आ गई, 2 बने, ठीक, बढ़िया। अब अगर कोई पूछे कि इन दोनों में रिलेशन क्या है, ठीक है, तो यही दिक्कत होती है आपको। सिंपल बात सोचिए, तो भाई क्या ये इसका मिरर इमेज है? नहीं, ये इसका मिरर इमेज नहीं है, क्योंकि अगर ऐसे मिरर रखोगे तो ये अबव का बिल हो गया, लेकिन ये भी अबव का बिल हो जाना चाहिए था, नहीं बना। तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है और सेम भी नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में डायास्टीरियोमर्स बने। क्या भाई, आई ना बात समझ में? तो डायास्टीरियोमर्स बने। अगर कोई पूछे कि नेट सॉल्यूशन विल बी, तो ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हैं और दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, डायस्टेरोमर्स हैं, तो नेट सॉल्यूशन इज ऑप्टिकली एक्टिव। आई कहानी समझ में? ठीक है, इसको बता दो। अब इसमें भी ऐसे ही है, तो ये पाई बॉन्ड है, ये सिंगलेट बनेगा यहाँ से, ये जो कंडीशन है वो सिंगलेट की है, तो या तो मिथाइल ऐसा CH2 अबव जुड़ेगा या बिलो से जुड़ेगा। तो प्रोडक्ट देखो, अगर मैं बनाऊँ तो देखो, ये अबव बना दूँ ऐसा, और ये अबव रहे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, या फिर इसको बिलो ऐसा बना दूँ, ये अबव ही रहे, क्योंकि यहाँ रिएक्शन नहीं हो रहा। तो ये 2 प्रोडक्ट यहाँ भी बनेंगे, ठीक है। चलो इन दोनों में रिलेशन बताओ, अब ये आपका काम है, बताओ। तो भाई इसमें ये CH2 और ये मिथाइल दोनों अबव द प्लेन है, और इसमें ये मिथाइल और ये CH2 अप अक्रॉस हैं, इस रिंग के अक्रॉस हैं, एक अबव है और एक बिलो है। तो इसका मतलब ये ट्रांस फॉर्म है और ये सिस फॉर्म है ना, और ये इसका मिरर इमेज नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों इस बार फिर से डायास्टीरियोमर्स बने। और डायास्टीरियोमर्स का मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बने दोनों ना, तो डायास्टीरियोमर्स भी बोल सकते हो। क्या नेट सॉल्यूशन ऑप्टिकली एक्टिव है? देखो ये तो कायरल नहीं है, हाँ, लेकिन ये वाला कायरल है, दिखाई दे रहा है, ये कायरल एंड है ना, इसके चारों वैलेंसी अलग है, इसकी चारों वैलेंसी अलग है, ये भी कायरल है। लेकिन इस बार अगर हम लोग ऐसे काट दें तो एग्जैक्टली मॉलिक्यूल हाफ हाफ कट रहा है, और यहाँ पर भी ऐसे काट दें, ऐसे काट दें तो मॉलिक्यूल हाफ हाफ कट रहा है। मतलब इन दोनों के पास POS है, इसके पास भी POS है और इसके पास भी POS है, तो दोनों के पास POS है, तो दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं, दोनों मीज़ो हैं, है ना। तो इस नेट सॉल्यूशन विल बी ऑप्टिकली, क्या बोल दोगे? ऑप्टिकली इनएक्टिव। बोलो भाई, बात समझ में आई ना सबको? तो ये कहानी हो गई, ठीक है। चल बढ़ा जाए आगे, नोट कर लो। अब देखो,
दूसरा पार्ट इसका लिखो, एडिशन ऑफ ट्रिपलेट कार्बीन, एडिशन ऑफ ट्रिपलेट कार्बीन। और ट्रिपलेट कार्बीन कहीं भी लिखा होगा तो ऐसे लिखा होगा, ठीक है। देखो अब मान लो हम लोगों ने एक सिस एल्कीन ले लिया है, ठीक है, सिस एल्कीन ले लिया है, लेट अस से इसमें कोई आर पार्ट है, दोनों सेम है, और इसमें अगर हम लोग ट्रिपलेट कार्बीन का एडिशन कर रहे हैं तो देखो ऐसा लिखा रह सकता है, CH2N2H न्यू इनर्ट सॉल्वेंट, ऐसा लिखा रह सकता है क्या, या क्या लिखा रह सकता है, CH2CO कीटीन, है ना, हीट या लाइट, तो इससे भी ट्रिपलेट बनता है, और अगर यहाँ इनर्ट सॉल्वेंट डाल देते हैं तो इससे भी ट्रिपलेट बनता है, ठीक है। तो इससे अपना जो कार्बीन निकल कर आएगा वो ट्रिपलेट टाइप का होगा, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा समझिए, इसका कैरेक्टर जो है ये इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं एक्सेप्ट कर सकता, क्योंकि इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है कोई, याद है ना इसका स्ट्रक्चर, नहीं तो कॉपी पलट के देखो भी तुरंत, है ना। तो इसमें कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है जिसमें ये कंप्लीट इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करे, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले, ऐसा नहीं है। इसमें 2 अनपेयर्ड हैं, ठीक है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना खासियत होती है रेडिकल्स की, ठीक है। तो ये बेसिकली रिएक्शन जब यहाँ देगा ना तो ये रेडिकल की तरह रिएक्शन देगा, मतलब ये अपने एक ऑर्बिटल में, इसके पास 2 ऑर्बिटल थे, एक py था और एक pz था, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन थे। तो अब ये चाहेगा कि इसके पास जो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है py में, उसमें कोई अपोजिट स्पिन का इलेक्ट्रॉन लेकर आए और ओवरलैप करा दे, और इस वाले में भी अपोजिट स्पिन का कोई इलेक्ट्रॉन लेकर आया और ओवरलैप करा दे, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों को चाहिए, ठीक है, पेयर नहीं चाहिए। समझ रहे, मैं वही डिफरेंस फिर से बता रहा हूँ आपको कि 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए ऑक्टेट कंप्लीशन के लिए, लेकिन पेयर नहीं चाहिए, 2 अनपेयर्ड अलग अलग इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है ना। चलिए तो देखो, क्योंकि ये अपना रेडिकल टाइप है तो ये इन दोनों इलेक्ट्रॉन को, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि ये रेडिकल टाइप है, ये रिएजेंट है, अगर ये रेडिकल है तो इसको भी रेडिकल की तरह ही तोड़ेगा इस पाई बॉन्ड को। इस बात पे विश्वास है ना, ये बात हम लोग पहले भी किए हैं। तो इसका पाई बॉन्ड ऐसा समझ सकते हैं कि मोमेंटरली इसका जो पाई बॉन्ड के जो दोनों इलेक्ट्रॉन टूटे हैं वो ऐसे दिखाई देंगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोग को हो रही होगी अरे सर ये उल्टा क्यों बना दिए दोनों, भाई उल्टा ही तो होगा, समझो भाई, 2 ओवरलैप, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी याद करो, ओवरलैपिंग होते समय दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन अपोजिट होना चाहिए, तो ये इसीलिए अपोजिट बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पर ये ओवरलैप जब किए होंगे तो अपोजिट स्पिन ही रहा होगा इनका, ठीक है, तो ऐसा बन गया। लेकिन इसके पास दोनों सेम स्पिन का है, ये दिक्कत है, इसके पास दोनों अपोजिट है, बढ़िया, ये आपस में बॉन्ड बना सकते हैं, लेकिन इसके प्रेजेंस में मान लिया कि ये बॉन्ड टूटा, तभी इसके साथ बॉन्ड बन सकता है। तो ये तो दिखाई दे रहा है कि ये जो है ना, ये इसके साथ पेयर हो जाएगा, क्योंकि इसका स्पिन अप है और ये स्पिन डाउन है, तो ये दोनों ओवरलैप करके ऐसा बॉन्ड बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा और ऐसा कुछ स्थिति आकर रुक जाएगी, ठीक है। अब इसके पास भी एक अनपेयर्ड है और इसके पास भी एक अनपेयर्ड है। अब ये चाहते हुए भी दोनों एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि दोनों का स्पिन सेम है। तो अब स्पिन बदल सकता है, ठीक है, स्पिन बदलने में थोड़ा एनर्जी चाहिए होता है, ठीक है। और वो एनर्जी कैसे मिलेगा? वो एनर्जी जिस मीडियम में इस रिएक्शन को कराया जा रहा है, जिस सॉल्वेंट में कराया जा रहा है, जो इनर्ट सॉल्वेंट लिया गया है, वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इससे या इससे जब टकराएगा, हाई स्पीड से जब टकराएगा, तब इसको या इसको, इन दोनों में से किसी एक को अगर इतना एनर्जी मिल गया कि उसका स्पिन इन्वर्जन हो जाए, तो ये स्पिन इन्वर्ट करके या ये स्पिन इन्वर्ट करके दोनों फटाक से कंबाइन कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि कंबाइन तो ये करना चाहते हैं, लेकिन अभी फंसे हुए हैं। क्यों फंसे हुए हैं? क्योंकि दोनों का स्पिन क्या है? सेम है। तो स्पिन इन्वर्जन कैन बी कैरीड आउट बाय कोलिजन विद दी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो अब देखो,
तो सिंपल बात है, ये बन गया। अब थोड़ी देर बाद इसका फेट क्या होने वाला है, यहाँ दोनों आर है ना, अब थोड़ी देर बाद इसका फेट क्या होने वाला है वो अपने को दिखाई दे रहा है कि जैसा मैंने बताया कि या तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इससे जोर से टकराए या इस पोर्शन से जोर से टकराए और ये अपना स्पिन पलट ले, स्पिन डाउन हो जाए और ये दोनों तुरंत कंबाइन कर लें, ठीक है, या इससे टकराए, ये पलट जाए, ये इसके साथ कंबाइन कर ले, ठीक है, यही फेट होने वाला है और फिर कंबाइन करके बॉन्ड बन जाएगा। ठीक वैसा ही प्रोडक्ट बनेगा जैसा सिंगलेट में बना था। लेकिन फॉर टाइम बीइंग जब ये काम हो गया है, क्योंकि एक बॉन्ड तो बन ही गया है ना, जिसका स्पिन अपोजिट था वो तो बना ही लिया है, और जब ऐसा हो गया है तो अब इसके पास अगर आप देखें तो इसके पास केवल सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड है तो यहाँ पर रोटेशन भी पॉसिबल है, दिखाई दे रही है बात। तो अब यहाँ पर जैसे ही ये बॉन्ड बना, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड आ गया और सिग्मा आ गया तो यहाँ पर रोटेशन होगा। तो या तो ऐसा हो सकता है कि पहले कोलिजन हो जाए, जैसे ये बना तुरंत कोलिजन हो जाए और ये दोनों बॉन्ड बना लें और रोटेशन ना हो पाए तब तक, या तो ऐसा होगा, या होगा कि इफेक्टिव कोलिजन ना हो पाए तुरंत, तब तक ये अपना रोटेट कर जाए, मतलब एक पार्ट फिक्स रखे एक पार्ट रोटेट कर जाए, मतलब दोनों आर जो अभी दोनों सेम साइड थे वो इवेंचुअली अपोजिट आ जाएं तब तक, या 2-3 चक्कर लगा के अपोजिट आ जाए, मतलब जैसा भी, समझ रहे बात, मतलब इतना टाइम हो जाए, क्योंकि जैसे ही एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ आ जाएगा यहाँ रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा, रिलेटिव रोटेशन। तो अब यहाँ से 2 रास्ते हैं, कौन चीज़ पहले होगी ये हम और आप नहीं जानते। क्यों? क्योंकि भाई ये तो प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड है कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है। अब इसका कोलिजन पहले हो जाए इफेक्टिव और इसका स्पिन इन्वर्जन हो जाए, ये पहले हो कि पहले रोटेशन हो जाए, ये बात टोटल डिपेंडेंट है कंडीशन पर, टेम्परेचर पर, कितना सॉल्वेंट मॉलिक्यूल लिए, भर भर के ले लिए हैं तो ज़्यादा कोलिजन होगा, है ना, तो वो उस पर डिपेंडेंट है। तो ये चीज़ प्योरली जो है वो प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड है। इसलिए यहाँ से अब 2 रास्ते हो जाएंगे, क्योंकि अब हम लोग ये बात नहीं बता सकते कि पहले इन्वर्जन हो रहा है कि पहले रोटेशन हो रहा है, समझ के बात। तो यहाँ से 2 रास्ते हो जाएंगे कि अगर पहले स्पिन इन्वर्जन ही हो जाए, पहले स्पिन इन्वर्जन हो जाए, मतलब स्पिन इन्वर्जन होगा कैसे, स्पिन इन्वर्जन है ना ऑकर्स थ्रू कोलिजन विथ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, ठीक है। तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के कोलिजन से, इसके या इससे कोलिजन से स्पिन इन्वर्जन होता है। तो अगर मान लो ऐसा स्थिति बना कि जैसे ये बना वैसे ही कोई मॉलिक्यूल आके जोर से इसको टक्कर मारे और इसका स्पिन इन्वर्जन जो है तुरंत बॉन्ड बना लेगा, रोटेशन नहीं हो पाएगा। तो अगर सिर्फ स्पिन इन्वर्जन होगा तो यहाँ पर इमीडिएटली ऐसा बॉन्ड बनता हुआ दिखाई देगा और ये दोनों जो हैं ये दोनों आर पार्ट सेम साइड ही रहेंगे, ठीक है, मतलब घूम नहीं पाएंगे, मतलब ये रोटेशन नहीं हो पाएगा। और अगर ऐसा हुआ कि यहाँ पर स्पिन इन्वर्जन तो होना ही है बॉन्ड बनने के लिए, प्लस बॉन्ड रोटेशन भी हो गया, तब तक अगर बॉन्ड रोटेशन भी हो गया, कौन सा, ये वाला बॉन्ड, तो ये आर पार्ट नीचे आ जाएगा और फिर है ना ऐसा कुछ बनता हुआ दिखाई देगा, देखो तो, और स्पिन इन्वर्जन हो ही गया है तो यहाँ पर इस तरह से बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग स्टीरियोकेमिकली इन दोनों को बनाना चाहते हैं तो देखो मैं यहाँ बना रहा हूँ, तो जो पहला वाला केस है वो अपने को ऐसा बनता दिखाई देगा कि दोनों आर पार्ट क्या होंगे, सेम साइड आएंगे। और जो दूसरा वाला केस है ये वाला, इसको देखो मैं ऐसा बना देता हूँ, ये आर पार्ट ऐसा और ये आर पार्ट ऐसा, या अगर इधर से अटैक किया है तो ऐसा, और अगर अपोजिट साइड से अटैक करेगा तो ये वाला बिलो चला जाएगा और ये वाला अब आ जाएगा। मतलब इस रास्ते से दोनों पॉसिबल हैं, है ना, समझिए मेरी बात। यहाँ पर कंफ्यूजन स्टीरियोकेमिस्ट्री में नहीं होना चाहिए, ये हम लोग पढ़ चुके हैं कई बार, है ना, कि अगर दोनों पाई बॉन्ड के सेम साइड से जुड़ेगा तो दोनों आर पार्ट सेम साइड जाएंगे, वो बना दिया है मैंने। अब अबव और बिलो दोनों मतलब सेम है,
है ना। अगर मैं इसको ऐसे पलट के रख दूं तो वो बिलो हो गया, ठीक है। तो इस पे मत जाओ सर, अभी तो ये तो इधर से आया है तो पीछे जाना चाहिए, नहीं यार, है ना, वो दोनों सेम है ना, बात समझ में आ रही है। तो ये सिर्फ स्टीरियोकेमिकली दिखाया गया कि अगर सिर्फ स्पिन इन्वर्जन होगा तो ये दोनों सेम साइड जाएंगे, चाहे अबव चाहे बिलो। और अगर स्पिन इन्वर्जन और बॉन्ड रोटेशन दोनों हो गया तो वो दोनों अपोजिट साइड जाएंगे, चाहे ऐसे चाहे ऐसे, और दोनों ही बनेगा। अब सवाल ये है कि दोनों कैसे बनेगा। तो सिंपल कि अगर इधर से आया तो एक आर घूम जाएगा तो एक अबव एक बिलो हो जाएगा, और अगर पीछे से आया तो ये अबव ये बिलो हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बात, मतलब इसका अटैक इस पर अबव, अभी भी तो पाई बॉन्ड पर ही अटैक हो रहा है, पाई बॉन्ड के पी ऑर्बिटल पे अटैक हो रहा है, तो या तो अबव होगा या बिलो होगा, तो मतलब ये दोनों बन जाएंगे। समझ गए। अब इतना बात आई समझ में सबको। तो यहाँ पर अब दो रास्ते हो गए कि एक सेम बनेगा और एक, अगर ये दोनों काम हो गया तो अपोजिट वाला भी बनेगा, मतलब सिस भी बनेगा और ट्रांस भी बनेगा, ठीक है। सवाल ये है कौन मेजर होगा, ठीक है। कोई भी बताया नहीं जा सकता वो, क्योंकि कौन चीज़ पहले हो रही है पता नहीं। तो ये तीनों ही बनेंगे यहाँ पर, और तीनों मतलब ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा। इन तीनों में से कौन मेजर बनेगा हम लोग को नहीं पता, किसी को नहीं पता, वो सिर्फ इन्हीं लोगों को पता होगा जो रिएक्शन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शन को जहाँ पर स्टीरियोकेमिकली हर टाइप का प्रोडक्ट मिल जाए, ऐसे रिएक्शन को तो हम लोग बोलते हैं क्या, स्टीरियो कंट्रोल्ड रिएक्शन नहीं बोलते ना उनको, बोलते स्टीरियो अनकंट्रोल्ड रिएक्शन। मतलब सभी स्टीरियो केमिस्ट्री पॉसिबल है, सिस वाली भी और ट्रांस वाली भी। कहानी आ गई समझ में सबको, सिंपल सा है, रेयर इक्वेशन है, कभी कभी आ सकता है। जल्दी से नोट कर लो, नीचे एक पॉइंट लिखा जाए, पॉज करके नोट कर लीजिए। हो गया, चलो नीचे एक पॉइंट लिखो, लिखो दिस रिएक्शन इज नॉट स्टीरियो कंट्रोल्ड, दिस रिएक्शन इज नॉट स्टीरियो कंट्रोल्ड, ठीक है। स्टीरियो कंट्रोल्ड रिएक्शन ये नहीं है। चलो भाई इतना बात आ गया समझ में। अब जल्दी से लिखो नेक्स्ट रिएक्शन, लिखो एडिशन ऑफ कार्बेनॉइड, एडिशन ऑफ कार्बेनॉइड, ठीक है। और इसको एक नाम से भी जाना जाता है, इट इज कॉल्ड सिमन्स स्मिथ रिएक्शन। सिमन्स स्मिथ रिएक्शन, ठीक है। अब कार्बेनॉइड देखो क्या होता है, कार्बेनॉइड भी बेसिकली एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ठीक है। और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हम लोग को मालूम था क्या होता है, हम लोग पढ़े हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कार्बन का डायरेक्ट बॉन्ड किसके साथ हो, मेटल के साथ हो, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो देखो कार्बेनॉइड जो होता है ना, उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, CH2 और एक तरफ कार्बन का बॉन्ड होता है जिंक I Zn और I के साथ, और एक बॉन्ड होता है सिंपली I के साथ। तो कार्बन का डायरेक्ट बॉन्ड जिंक के साथ है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, और इस पर्टिकुलर स्पीशीज़ को बोला जाता है कार्बेनॉइड, ठीक है ना। अच्छा, तो इसका रिएक्शन जो है ना, वो हम लोग एग्जैक्टली किसकी तरह समझ सकते हैं, सिंगलेट कार्बीन की तरह, है ना, सिंगलेट कार्बीन की तरह इसको हम लोग समझ सकते हैं। कैसे, अगर हम लोग सिंगलेट कार्बीन याद करें तो सिंगलेट कार्बीन के पास एक वेकेंट ऑर्बिटल हुआ करता था और एक sp2 में इलेक्ट्रॉन पेयर हुआ करता था। तो सिंगलेट कार्बीन का जो टेंडेंसी होता था वो यहाँ से इलेक्ट्रोफिलिक होता था और यहाँ से न्यूक्लियोफिलिक होता था। मतलब वंस इसने एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर लिया तो फिर ये इलेक्ट्रॉन पेयर कोऑर्डिनेट करता था, ऐसे ही पढ़े थे हम लोग। मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर भी है और आफ्टर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे रिएक्ट होने के बाद इसके पास एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर भी है, ठीक है। तो ये था सिंगलेट कार्बीन का रिएक्शन के समय प्रॉपर्टी कि इसके पास दोनों एंड थे, पहले इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता था पाई बॉन्ड से और फिर ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो होता था ये उसके पॉजिटिव चार्ज को पहुंचा देता था, यही काम करता था। सेम काम इसका भी होगा। कैसे होगा,
कार्बन और जिंक में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन होगा क्योंकि जिंक मेटल है। तो ये जिंक जो है इस बॉन्ड के थ्रू इसको इलेक्ट्रॉन पहुंचाएगा, तो इस कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा इस बॉन्ड के थ्रू, ठीक है। और आयोडीन और कार्बन में आयोडीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इसकी वजह से ये कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। मतलब ये कार्बन की स्थिति जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक भी है और न्यूक्लियोफिलिक भी है, ऐसा समझा जा सकता है, ठीक है, इस कार्बोनाइड को समझने के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये है ना, मतलब ऐसे समझा जाए कि ये इस बॉन्ड की वजह से ये इलेक्ट्रोफिलिक हो रहा है और इस बॉन्ड की वजह से न्यूक्लियोफिलिक हो रहा है, जैसा इसके पास प्रॉपर्टी है। इस पी ऑर्बिटल वेकेंट ऑर्बिटल की वजह से ये इलेक्ट्रोफिलिक है और इस लोन पेयर की वजह से ये न्यूक्लियोफिलिक है। ठीक वैसा ही रिएक्शन इसका होगा, ठीक है। तो बस एग्जैक्टली इसको सिंगलेट कार्बीन की तरह समझते हुए आगे बढ़ जाएंगे। मतलब अगर हम लोगों ने कोई सिस एल्कीन ले लिया है और उसमें CH2ZnI2 ऐसा लिख दिया है, कार्बीन कार्बेनॉइड CH2ZnI2 लिखा है ना, देखो CH2ZnI2 अगर ऐसा लिख दिया है तो आप समझ जाएंगे कि कार्बेनॉइड है। और ये कार्बेनॉइड है तो इसको एग्जैक्टली सिंगलेट कार्बीन की तरह समझेंगे और सिंगलेट कार्बीन इस एल्कीन पर सेम साइड अटैक करेगा। मतलब यहाँ पर अपने को ऐसा मीज़ो प्रोडक्ट मिलेगा, है ना। मतलब यहाँ पर CSM और TSR एग्जैक्टली वैसे ही वैलिड है ना, CH2ZnI2। तो यहाँ पर आप दो प्रोडक्ट बना देंगे, एक बार अबव से अटैक होगा तो ऐसा और एक बार बिलो से अटैक होगा तो ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर TSR ये भी आप, तो एग्जैक्टली सिमिलर टू सिंगलेट कार्बीन। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। तो इतना जल्दी से नोट करके नीचे एक पॉइंट लिख लीजिए, ठीक है। इतना नोट करो, पॉज करके और एक पॉइंट लिखा जाए। लिख लिया है, ठीक है। नीचे लिखो, दिस रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन, सिमन्स स्मिथ रिएक्शन। चलो भाई, अच्छा अब ये पढ़ ही लिया है तो एक बात यहाँ पर और कर लिया जाए। कभी कभी क्वेश्चन में आपको इस रिएक्शन में कार्बोनॉइड नहीं दिया रहता है, ठीक है। आपको कार्बोनॉइड बनाया होता है और उसके बाद उसका रिएक्शन एल्कीन से दिया होता है, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनॉइड ये भी देख लिया जाए, कैसे बनाया जाता है। प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनॉइड, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनॉइड। तो एक पॉइंट लिख लो, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनॉइड में एक पॉइंट लिखा जाए। देखो, इट इज प्रिपेयर्ड व्हेन डाईआयोडोमीथेन, इट इज प्रिपेयर्ड व्हेन डाईआयोडोमीथेन है ना, डाईआयोडो, दो आयोडीन मीथेन, कार्बन मीथेन का डेरिवेटिव है, इज रिएक्टेड विथ जिंक कॉपर कपल इन इनर्ट सॉल्वेंट, है ना। इट इज प्रिपेयर्ड व्हेन डाईआयोडोमीथेन इज रिएक्टेड विथ जिंक कॉपर कपल इन इनर्ट सॉल्वेंट। इनर्ट सॉल्वेंट का मतलब कोई प्रोटिक सॉल्वेंट ना हो, ऐसा सॉल्वेंट हो जो इनमें से किसी के साथ रिएक्शन ना करे, ठीक है। मतलब ऐसा समझ लो कि CCl4 टाइप का या बेंजीन टाइप का या टॉल्वीन टाइप का, जो इनमें से किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है ना। तो इनर्ट सॉल्वेंट ले लिया गया। कॉपर इसलिए लिया गया है कि जिंक का थोड़ा रिएक्टिविटी घटाने के लिए, है ना। तो इसमें होता क्या है कि जिंक के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते, लास्ट में 4s2। तो जिंक ये 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे अटैक करते हुए इस आयोडीन को एज अ लीविंग ग्रुप बाहर कर देता है। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन, जो हम लोग पढ़े थे ना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, याद है बात,
है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफ़र करेगा, ये यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर बाहर हो जाएगा, है ना। तो देखो क्या बनेगा, बनेगा CH2, एक I बचा है इसके पास और I माइनस बाहर हो गया है। आप ऐसे समझो कि अगर I माइनस बाहर हो गया होता तो इस कार्बन पे कैसा चार्ज आया होता, पॉजिटिव, और 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, पॉजिटिव होता, एक इलेक्ट्रॉन मिला तो हो गया न्यूट्रल और एक और आ गया तो हो गया निगेटिव। तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ यहाँ लिख देंगे निगेटिव और साथ में लिख देंगे जिंक 2+। कॉपर इसलिए डाले हैं क्योंकि कॉपर थोड़ा कम रिएक्टिव होता है, तो जिंक को थोड़ा कम रिएक्टिव बना देता है। अगर कॉपर नहीं डालते तो ये जिंक इस आयोडाइड को भी बाहर कर सकता था, ठीक है। तो उसकी रिएक्टिविटी घटाने के लिए हम लोगों ने कॉपर डाल दिया है। तो कॉपर का कोई वैसे और कोई फंक्शन नहीं है। तो इस तरह की स्पीशीज़ बनी। अब क्योंकि सॉल्वेंट में हम लोग वाटर तो लिए नहीं हुए हैं कि बढ़िया आयंस हैं जो सॉल्वेटेड हैं और डिजॉल्व हैं, है ना, इनर्ट सॉल्वेंट लिए हुए हैं, तो ये सब अलग अलग नहीं रह सकते इनर्ट सॉल्वेंट में। ये क्या करते हैं, I माइनस इसके साथ पहले कंबाइन कर जाएगा तो ZnI+ बन जाएगा और फिर, है ना, मतलब ऐसा समझो कि ZnI+ बन गया और फिर ये इसके साथ कंबाइन कर जाएगा तो बन जाएगा क्या, CH2, है ना, ZnI और I, ठीक है। तो ये अपना बन गया है कार्बोनेट, ऐसे समझा जाए, ठीक है। इनर्ट सॉल्वेंट में आयंस जो है वो अलग अलग नहीं रह सकते, है ना। जैसे हम लोग अगर बात करें कि NaCl इज़ हाईली सॉल्युबल, है ना, तो NaCl इज़ हाईली सॉल्युबल वेयर, हवा में नहीं, हवा में NaCl कभी डिज़ोल्व नहीं होता। हवा मतलब क्या, इनर्ट सॉल्वेंट उसके लिए, ठीक है ना। हमेशा हर जगह तो हवा है, आप जो घर में नमक का डिब्बा है खोल दीजिए तो क्या आयंस में टूट जाएगा, नहीं, तो वैसे ही पड़ा रहता है, समझ रहे बात ना। तो NaCl इज़ हाईली सॉल्युबल इन वेयर, वाटर या पोलर सॉल्वेंट्स, ठीक है ना। इनर्ट सॉल्वेंट्स में इट इज़ वो Na+ और Cl- अलग अलग नहीं रह सकता, वो कंबाइन करके रहेगा। तो वही चीज़ है कि इनर्ट सॉल्वेंट में ये आयंस अलग अलग नहीं, ये इस तरह से कंबाइन करके रहते हैं, ठीक है। तो कभी कभी आपको एरो पर ये लिख देता है और फिर इसका रिएक्शन करा देता है। कहानी आई समझ में सबको? चलो जल्दी से नोट कर लो। मिटाएं? आओ एक चीज़ और समझ लिया जाए। अब लिखो एडिशन ऑफ डाइक्लोरोकार्बीन, एडिशन ऑफ डाइक्लोरोकार्बीन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में DCC लिखा जाता है, ठीक है। और डाइक्लोरोकार्बीन जो होता है वो सिंगलेट कार्बीन की तरह ही एक स्पीशीज़ है, लेकिन यहाँ पर 2 क्लोरीन होते हैं, ठीक है ना। सेम चीज़ है, इसमें भी 2 तरह का बाइफर्केशन है ना, सिंगलेट टाइप और ट्रिपलेट टाइप ना। अगर यहाँ पर भी हम लोग बात करें डाइक्लोरोकार्बीन की, तो एक क्लोरीन जो है वो ऐसा होगा, यहाँ पे sp2, ये वेकेंट p ऑर्बिटल, इसको हम लोग सिंगलेट DCC बोलेंगे, डाइक्लोरोकार्बीन बोलेंगे। और एक ऐसा होगा जिसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक py में और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन pz में, इसको हम लोग ट्रिपलेट बोलेंगे, ठीक है। तो ये 2 तरह का यहाँ पर कार्बीन होता है, सिंगलेट DCC और ट्रिपलेट DCC, ठीक है। और सारी प्रॉपर्टी एग्जैक्टली सेम है, बस यहाँ पर जो स्टेबिलिटी है ना, यहाँ पर सिंगलेट इज़ मोर स्टेबल, है ना, देन ट्रिपलेट। क्योंकि यहाँ पर सिंगलेट के पास एक खास बात है जो ट्रिपलेट के पास नहीं है। पेयरिंग तो हो रहा है, ठीक है, उसकी वजह से इसको भी अनस्टेबल होना चाहिए था, लेकिन बिकॉज यहाँ पर इस क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं एक्सेस में और ये वेकेंट p ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो यहाँ पर ऐसा बैक बॉन्डिंग होता है, ठीक है। और इस बैक बॉन्डिंग की वजह से, है ना, इस क्लोरीन और इस कार्बन के बीच में एक और पाई बॉन्ड बन जाता है, और बॉन्ड का बनना मतलब कि एनर्जी का रिलीज़ होना। तो जितना एनर्जी इसको पेयर कराने में दिया जाता है, उससे कहीं ज़्यादा एनर्जी
एक और बॉन्ड बनने की वजह से रिलीज़ हो जाता है ना। तो इस वजह से इस बार ये वाला इससे ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। जबकि कार्बीन में यहाँ हाइड्रोजन हुआ करते थे और हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होता है, तो वहाँ पे बैक बॉन्डिंग की कोई कंडीशन नहीं आ पाती थी। तो इस वजह से सिंगलेट डीसीसी इज़ मोर स्टेबल देन ट्रिपलेट डीसीसी। इनफैक्ट ट्रिपलेट डीसीसी को अभी तक आइसोलेट नहीं किया गया है। आइसोलेट नहीं किया गया मतलब किसी रिएक्शन में जो लेवल हम लोग पढ़ते हैं, किसी रिएक्शन में ट्रिपलेट कार्बीन नहीं मिला। ट्रिपलेट डीसीसी डाइक्लोर ट्रिपलेट कार्बीन तो मिला है, उसका रिएक्शन भी पढ़ लिए हम लोग, लेकिन ट्रिपलेट डीसीसी आइसोलेट नहीं हो पाया है। केवल सिंगलेट टाइप का ही डीसीसी और उसका रिएक्शन देखा गया है। ठीक है, इट इज़ नॉट बीइंग आइसोलेटेड, बट ठीक है, क्योंकि दो हो सकते हैं कार्बीन की तर्ज पर अगर देखा जाए, तो इसलिए हम लोग दो की बात कर दिए। तो अगर कहीं पर भी डीसीसी ऐसा भी लिखा है आपको, तो आप ये नहीं सोचोगे कभी, आप हमेशा ये सोचोगे, क्योंकि यही एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। समझ गए बात? एग्जिस्ट नहीं करता मतलब अब कल को हो जाए तो पता नहीं, लेकिन अभी तक नहीं देखा गया है। क्लियर हुई बात इतनी? तो ये हो गया अपना सिंगलेट डीसीसी। ठीक है, अब इसका भी प्रिपरेशन देख लेते हैं। इसको जल्दी से नोट करो, सारी कहानी इसमें सेम है, बस यहाँ पर एक्स्ट्रा जो है वो बैक बॉन्डिंग है। ठीक है, चलिए, ये भी sp2 है ना, इसमें भी वेकेंट ऑर्बिटल है, इसके पास भी sp2 है, ये sp हाइब्रिडाइजेशन है, सारी कहानी है। पैरामैग्नेटिक है, ये डायमैग्नेटिक है, सब कुछ एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, ओके। अब देखो तो ज़रा इसका भी प्रिपरेशन जल्दी जल्दी देख लिया जाए। देखिए, प्रिपरेशन ऑफ DCC, DCC स्टैंड्स फॉर डाइक्लोरोकार्बीन। तो देखो DCC कैसे बनता है, इसमें हम लोग क्लोरोफॉर्म ले लेते हैं। ठीक है, CHCl3 CHCl3 है ना, तो ये क्लोरोफॉर्म है। और क्लोरोफॉर्म का आपको पता है ना, और जो हमारी जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है इसका इस्तेमाल काफ़ी एक्सटेंसिव तौर पर करती थी पहले, है ना, रुमाल वगैरह में, लेकिन अभी है ना, क्योंकि ये पॉइजनस होता है इसलिए इसका इस्तेमाल बंद हो गया है। ठीक है, तो एल्काइल हैलाइड में इसको और हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। तो ये क्लोरोफॉर्म है, और इस क्लोरोफॉर्म को अगर हम लोग डाइल्यूट बेस के साथ, डाइल्यूट बेस मतलब OH माइनस के साथ अगर थोड़ा सा वार्म भी कर दें, है ना, तो होगा क्या, देखो ये बेस है और इन तीनों क्लोरीन की वजह से ये H पर पार्शियल पॉजिटिव काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग माइनस आई तीनों का लग रहा होगा। तो ये OH माइनस जो है वो यहाँ से H प्लस खींच लेगा और इस कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, और इन क्लोरीन के पास वेकेंट d ऑर्बिटल भी होता है, अपने को पता है, तो इसका बैक बॉन्डिंग भी हो रहा होगा। तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस है इस H को निकालने के बाद, इट इज़ स्टेबलाइज्ड बाय टू फैक्टर्स, एक -I ऑफ 3Cl, 3Cl के स्ट्रॉन्ग -I से भी इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, और क्योंकि तीनों क्लोरीन के पास वेकेंट d ऑर्बिटल है तो ये बैक बॉन्डिंग से भी स्टेबलाइज्ड है। तो कॉन्जुगेट बेस इज स्टेबलाइज्ड बाय बैक बॉन्डिंग, है ना, एज वेल एज -I इफेक्ट ऑफ 3Cl। क्लियर हुई इतनी बात? बैक बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती है ना, क्योंकि क्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और d ऑर्बिटल जो है वो ऐसा देखा जाए कि जो d ऑर्बिटल है वो उसका एनर्जी इस p ऑर्बिटल के एनर्जी से ज़्यादा होता है ना। तो एनर्जी गैप की वजह से यहाँ पर बहुत अच्छा बैक बॉन्डिंग नहीं है, बट हाँ कुछ एक्सटेंट में बैक बॉन्डिंग है। ठीक है, ये बना। अब यहाँ पर इस क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव होगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है इस कार्बन से, और डाइल्यूट OH माइनस लिए, मतलब सॉल्वेंट में वाटर भी है, तो वाटर क्या करता है, जो वाटर का पार्शियल पॉजिटिव एंड है, पार्शियल पॉजिटिव एंड, ठीक है, पार्शियल पॉजिटिव एंड, जो वाटर का पार्शियल पॉजिटिव एंड है, ये इस क्लोरीन के पार्शियल नेगेटिव को पकड़ के इसको खींचता है बाहर। तो जब क्लोरीन को बाहर खींचता है तो क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर यहाँ से डिपार्ट हो जाता है।
ठीक है। और जब क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर डिपार्ट हो जाएगा तो ये लोन पेयर तो रहेगा ही जैसा का तैसा, एक क्लोरीन है ही, एक था ही, और एक Cl माइनस बन के वाटर बाहर खींच लिया है, ठीक है। तो जिसकी वजह से अब अगर देखो इस पर नेगेटिव चार्ज था, ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का था, ये इलेक्ट्रॉन कार्बन का था। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर हो गया है तो कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन ले गया है, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर कार्बन का ले जाएगा तो कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, लेकिन पहले से नेगेटिव था तो अभी हो गया है न्यूट्रल। और इसका जो शेप बाद में देखा गया वो देखा गया कि सिंगलेट टाइप का था, है ना। तो ये बन गया अपना सिंगलेट DCC, समझ में आ गई बात। और यही वाला स्टेप क्या होता है, RDS होता है, इस क्लोरीन का बाहर जाना, ठीक है। इतनी बात आई समझ में सबको। तो ये हो गया अपना DCC का प्रिपरेशन फ्रॉम क्लोरोफॉर्म। अब देखो एक चीज़, इसमें पहला एटम जो है H वो इस कार्बन से निकला है, और जो दूसरा क्लोरीन एटम है वो भी सेम कार्बन से निकला है ना। तो अगर किसी मॉलिक्यूल से दो एटम निकल जाएं, दो एटम या ग्रुप ऑफ एटम निकल जाएं, तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग एलिमिनेशन बोला करते थे। याद करिए, किसी एक मॉलिक्यूल से दो एटम या ग्रुप निकल जाएं तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन बोला करते थे। तो ये भी एक मॉलिक्यूल क्लोरोफॉर्म से दो एटम निकला है, एक H निकला है और एक क्लोरीन निकला है, तो ये भी एलिमिनेशन हुआ, लेकिन इसमें दोनों एटम सेम एटम से निकले हैं, सेम कार्बन से निकला है। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ 1-1 एलिमिनेशन, 1-1 एलिमिनेशन या अल्फा-अल्फा एलिमिनेशन। मतलब DCC जो है वो 1-1 एलिमिनेशन या अल्फा-अल्फा एलिमिनेशन से बनता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है। मान लीजिए अगर ऐसा लिखा होता HClFbr, मान लो ऐसा ले ले और यहाँ पे ले ले OH माइनस हीट, तो आप क्या बनाओगे, तो पहले तो H प्लस जाएगा तो बनेगा ऐसा कुछ, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर FClBr, और फिर सेकेंड स्टेप में इन तीनों में से जो सबसे अच्छा, यहाँ तो तीनों सेम थे लेकिन इन तीनों में से क्योंकि यही RDS है तो जो सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप होगा, ब्रोमीन, ब्रोमाइड, क्लोराइड और फ्लोराइड में ब्रोमाइड सबसे अच्छा है क्योंकि निकलने के बाद वो पुअरर बेस है, तो यहाँ पे ब्रोमाइड निकलेगा और आपको इस बार इस तरह का कार्बीन मिलेगा। बोलो भाई, तो ये भी सवाल में पूछा जाता है ना, कि अगर अलग अलग हैलोजन ले ले तो ये बन जाएगा, ठीक है। हम लोग पढ़ते हैं डाइक्लोरोकार्बीन, है ना, क्लोरीन को लेकर, लेकिन किसी से भी बनाया जा सकता है। डाइब्रोमोकार्बीन भी हो सकता है, डाइआयोडोकार्बीन भी हो सकता है, डाइफ्लोरोकार्बीन भी हो सकता है, ठीक है, और मल्टीपल हैलोजन वाला कार्बीन भी हो सकता है। मतलब इन जनरल अगर बात करें तो डाई हैलोकार्बीन बोलना चाहिए अपने को, डाई हैलोकार्बीन, है ना। चलिए नोट कर लो, ठीक है। तो ये प्रिपरेशन हो गया, इसका रिएक्शन देखा जाए। इतनी बात आई समझ में भाई सबको, है ना। चलिए तो अब लिखा जाए रिएक्शन ना। तो देखो क्योंकि सिंगलेट है तो इसका रिएक्शन सिंगलेट कार्बीन के जैसा है ना, बहुत सिंपल बात है। जैसे मान लीजिए अगर हम लोगों ने ऐसा एग्जाम्पल ले लिया, हम लोगों ने सिस एल्कीन ले लिया, ठीक है, और एरो पर लिख दिया है CHCl3 और साथ में लिख दिया है OH माइनस हीट। तो इस मिक्सचर जब भी लिखा है इससे हम लोग DCC बनाएंगे और ये सिंगलेट टाइप का ही हमेशा होगा। बार बार मैं बोल रहा हूँ, ट्रिपलेट मत सोच लेना कभी, हमेशा सिंगलेट होगा। और क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सेम मॉलिक्यूल में है तो या तो अबव या बिलो दोनों इस तरह से बनाएंगे, है ना। तो दोनों मिथाइल या तो अबव आएगा, बस चेंज होगा कि इस जगह पर दो क्लोरीन भी जुड़े होंगे, होगा ना। वहाँ CH2 था तो यहाँ पर अलग से कुछ लिखना नहीं था,
लेकिन यहाँ CCl2 है तो यहाँ पर H की जगह पर Cl लिख देंगे। तो अभी भी अगर आप देखो तो अभी भी इसके पास POS है। देखो तो एक क्लोरीन अबव है, एक बिलो है। अगर हम इसको ऐसे काट दें तो क्लोरीन क्लोरीन जो है एक आपकी तरफ है और एक बोर्ड के अंदर है। तो अगर आप बीच से काटोगे तो ये दोनों क्लोरीन जो हैं ये एकदम हाफ हाफ स्लाइस हो जाएंगे और ये आधा इसका मिल ही रहा है ना। दूसरा, या तो इसका पलट के मिलेगा तो वो भी सेम होगा, है ना, क्योंकि एक जो अंदर वाला बाहर आ जाएगा, बाहर वाला अंदर हो जाएगा, ये दोनों अंदर हो जाएंगे तो भी उसके पास POS होगा नहीं। तो यहाँ पर भी जो ये चीज़ है वो एप्लीकेबल है क्या, CSM, सिस पर सिन एडिशन तो मीज़ो। उसी तरह से अगर मान लो हम लोग ट्रांस ले लें, और ऐसा है CHCl3 OH माइनस हीट ऐसा है, तो यहाँ पर जो आपको मिलेगा दोनों अपोजिट जाएंगे और यहाँ पर दोनों Cl ऐसे रहेंगे। मैं इसमें वेज डैश नहीं बना रहा हूँ क्योंकि वो तो ऑब्वियस है कि एक वेज पे एक डैश पर होगा और इसके पास POS नहीं आएगा क्योंकि काटोगे तो इसका उल्टा ये ही नहीं मिल रहा, ये तो बराबर बराबर अब भी कटेगा, ठीक है। तो एक ये भी मिलेगा और एक इसका मिरर इमेज भी मिलेगा जिसमें ये इधर और ये इधर आ जाएगा। बोलो भाई, आई बात समझ में ना। तो ये दो प्रोडक्ट यहाँ पर मिलेंगे और ये दोनों आपस में रेसिमिक मिक्सचर होंगे, ठीक पहले जैसा। मतलब यहाँ पर TSR जो है वो एप्लीकेबल है। क्लियर हुई बात ना। सब कुछ सिंगलेट कार्बीन जैसा ही है, बस आप ये नहीं भूलोगे कि यहाँ पर क्लोरीन क्लोरीन लगा दोगे। क्लियर है। चलिए नोट कर लो भाई, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, इतना कर लिया है सबने। चलो तो मैं क्या कर रहा हूँ, एल्कीन्स ख़त्म, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग एल्काइन स्टार्ट करेंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं एक क्वेश्चन है ना दे रहा हूँ आपको होमवर्क में, वो आप नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में उसको एक बार जल्दी से डिस्कस कर लेंगे। चलो क्वेश्चन लिखो, सोच के बनाएंगे बढ़िया से। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया सबको। तो इसको करके रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में एल्काइन स्टार्ट करते हैं। एल्कीन सब आप लोग सारा लगा सकते हो, ठीक है।